हाय फ्रेंड्स, मैं अब तन्हा नहीं। 3 औरतें 3 कहानियाँ। मैं अपनी माँ की सबसे लाडली बेटी थी। सब बहनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, शोख और चुलबुली। 100 खूबियाँ होंगी मुझ में, लेकिन एक बुराई ऐसी थी कि सब खूबियों पर भारी थी। मैं पढ़ाई से जी चुराती थी। लाख माँ ने चाहा कि मैं संजीदा हो जाऊं, लेकिन किसी तरह पढ़कर ना दिया। बस मारे बांधे किसी तरह मैट्रिक की लाइन अबूर कर ली। सहेलियों ने कॉलेज की बातें की, वहाँ की तसव्वुराती रंग भरी जिंदगी के तस्करे सुनकर कॉलेज में दाखिले का शौक हो गया। वालिद ने कहा, इस पर रुपया ज़ाया मत करो, ये पढ़कर नहीं देगी। मैं अड़ गई कि कॉलेज में ही पढ़ना है। मेरी सब सहेलियों ने दाखिला ले लिया है, एक मैं ही रह गई हूँ। आप लोग मुझे आला तालीम दिलवाना नहीं चाहते, आखिर क्यों? ऐसी बातों से माँ का दिल पसीजा और कॉलेज दाखिला करवा दिया। 2-4 दिनों का शौक था, जब पढ़ना पड़ा तो जमाइयाँ आने लगी। दिमाग थकन का शिकार रहने लगा। कॉलेज जाती और आकर किताबें मेज़ पर डाल देती। फिर कई दिनों तक वो ऐसे ही मेज़ पर पड़ी रहती, हत्ता कि इन पर गर्द जम जाती, मगर मुझको फिर इनको उठाने की तौफीक ना होती। माँ ही आकर मेज़ से गर्द झाड़कर फिर से तरीके से जमा कर रख देती। स्कूल में टीचर की सख्ती और सज़ा का खौफ होता था, तो किसी तौर तोहन और करहन किताबें खोलकर देख लिया करती थी, क्योंकि उस्तानियाँ भरी क्लास में बेइज्जती कर दिया करती थी। मगर यहाँ जो कॉलेज में थोड़ी सी आज़ादी मिली तो शतर बेमहार हो गई। दाखिले के वक्त अम्मा ने कहा था, अगर ठीक से पढ़ना है तो बाबा के पैसे खुलवाओ, वरना घर बैठो आराम से, कोई अच्छा रिश्ता देखकर शादी कर देंगे। वक्त से पहले अपने घर की हो रहोगी। तभी मैंने अपने मंझे हुए हथियार से काम लिया और खूब वावेला मचाया कि सब मेरी हमजमातें कॉलेज जाती हैं और आपने मुझे तालीम से महरूम रखा है। आप मेरी माँ नहीं, दुश्मन है। सब ने कहा, अगर सौलत पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दीजिए, इसको घर बिठाकर क्या करना है। तभी अब्बा बोले थे कि इसने पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं, कॉलेज का खर्चा भी भरवाएगी और फिर फेल हो जाएगी। मगर खाला और रबिया के कहने पर अब्बा ने मुझे कॉलेज में दाखिला करवा ही दिया। चंद दिन भी ना गुजरे थे कि पढ़ाई से सर में दर्द रहने लगा, यानी फिर वही ढाक के 3 पात। जो हालत पहले थी इससे भी पतली हो गई। कॉलेज में 1-2 और निकम्मी सहेलियां बन गईं, जो मेरी ही तरह पढ़ने नहीं बल्कि गपशप करने आती थीं और हंस बोलकर घर चली जाती थीं। जिस रोज़ टेस्ट होता मुझे आज खुद हरारत हो जाती, नागा कर लेती, फिर जुर्माना भरकर जान छुड़ा लेती। इतनी गैर हाजिरियाँ के शुमार नहीं था। कभी कभी निकम्मी सहेलियाँ भी काम आ जाती और मेरी हाजिरी लगवा देती। एफएससी में मैं फेल हो गई तो अब्बा ने डांट डपट कर घर बिठा दिया। कहा कि आप प्राइवेट बीए कर लो, तुम्हें कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं, ख्वाम के खर्चे भरवाती हो। मैं रोई पीटी, मगर वो ना माने। अगरचा पढ़ाई छूट जाने का कोई ऐसा सदमा ना था, मगर सहेलियों के छूट जाने का तो था ही ना। थोड़ी सी आज़ादी मिली हुई थी। रोज़ घर से निकलना, कॉलेज ग्राउंड में घूम फिर कर सैर सपाटा हो जाता था। अब तमाम वक्त घर में कैद और बोरियत, किताबों में कहाँ दिल लगता था। नतीजा ये हुआ कि पढ़ाई को खैरबाद कह दिया। खाला और खालू भी कहते कि सौलत तुमने अच्छा ना किया, और मैं बस सर हिलाकर रह जाती थी। कॉलेज क्या छूटा, मेरी ज़िंदगी बेरौनक हो गई। छोटी बहन स्कूल से आकर अम्मी के साथ काम में हाथ बटाती थी। मैं अपने कमरे में लेटकर रिसाले पढ़ती, गोया वालदैन को घर का कामकाज ना करके मैं सज़ा दे रही थी। अम्मा चीख चीख कर थक गईं कि सौलत सुधर जाओ। मैं ना सुधरी तो इन्होंने वालिद से कहा कि अब तुम इसकी शादी का बंदोबस्त करो। पढ़कर ना दी और ना अब कोई काम करती है। वो बोले, ठीक है, अंजुम के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अंजुम मेरी आपा के देवर थे। 2 बच्चे छोड़ बीवी सिधार गई थी। इनको अपने बच्चों के लिए माँ की ज़रूरत थी। अम्मा बोली, तुम देख नहीं रहे अपनी बिटिया के लक्षण? जब यहाँ अपनी माँ का हाथ बटाने को बावर्ची खाने में कदम नहीं धरती, अपनी माँ का हाथ बटाने को बावर्ची खाने में कदम नहीं धरती, तो वहाँ मियाँ के बच्चों की क्या खाक देखभाल करेगी? उल्टा मेरी बड़ी बेटी का सुकून ख़राब कर देगी। वहाँ का ख्याल छोड़ो, दूसरा कोई रिश्ता देखेंगे। दूसरा रिश्ता तो फिर मेरे दोस्त नासिर के बेटे अदनान का है, वो भी अच्छा घराना है। कहो तो इनसे जिक्र करता हूँ। जब अब्बा और अम्मा ये बातें आपस में कर रहे थे, मैं सहन में लेटी इनकी सब सुन रही थी। सुबह मेरी बहन बोली, बाजी सौलत, अगर आपने पढ़कर दिया होता तो आज आप भी नौशाबा बाजी की तरह मेडिकल की तालबा होती। नौशाबा मेरी खाला की बेटी थी, जो मेरे साथ पढ़ती थी। बराबर में ही इन लोगों का घर था। मैंने बहन की बात सुनी अनसुनी करके कहा, तुम देखना तो सही, आने दो इन रिश्तेदारों को कैसे भगाती हूँ। बड़े आए मेरा रिश्ता लेने, और 2 हफ्ते बाद जब अब्बा के दोस्त नासिर साहब के घर से औरतें मुझे देखने आईं, तो मैं किचन में बर्तन उठा पटक से वो जलजला लाई कि वो लोग कुछ देर में चलते बने और दोबारा हमारे घर का रुख कभी न किया।
वक्त गुजरता रहा, हमारी कुछ हमजमातें मेडिकल में चली गईं, बाकी की शादियां हो गईं, मगर मैं जहां थी वहीं रही। यहाँ तक कि 2 छोटी बहनों की भी शादियां हो गईं और मेरे सर में चांदी चमकने लगी। माँ बाप बूढ़े और भाई घर बार के हो गए। वो वक्त भी आ गया कि अब मैं कभी इधर तो कभी उधर होती। बहन भाइयों के बच्चे मैट्रिक में आ गए, मगर मैं बिन ब्याही ही रह गई। एक रोज़ खाला भाई के घर आई तो मेरे बड़े भाई की बहू के साथ इनके पोते को नहलाने में लगी थी। इन्होंने मुझे बुलाया, बोली अब और कितने दिन रह गए हैं तेरी जवानी के, अब भी वक्त है अपने घर की हो जाने का कुछ सोच, अब आगे तुम्हारा क्या बनेगा जब ये बच्चे भी जवान हो जाएंगे। गर्ज खाला ने बहुत समझाया तो मैंने कहा अब वालिदैन भी सिधार गए, अब मेरे लिए रिश्ते कौन तलाश करेगा, मैं हूँ ना, बल्कि एक रिश्ता अब भी है मेरी नज़र में। खाला बोली अगर तुम आमादा हो जाती हो तो मैं बात करती हूँ। कर लें बात, मैंने सर झुका लिया। देखते हैं कि इस उम्र में अब हमसे शादी कौन करेगा। ये तो मुकद्दर का खेल है, दिल मैला ना करो। मेरे मिलने वाले हैं, लड़का इंग्लैंड में है, पहली शादी वहाँ कामयाब ना हुई, अब पाकिस्तान से करना चाहता है। कुछ दिनों बाद लड़की की बड़ी बहन मुझे देखने आई और पसंद कर लिया। बताया कि मेरे भाई के 3 बच्चे हैं, बीवी ने शौहर के सुपुर्द कर दिए हैं, इन्हीं के पास होते हैं, बस इनको मोहब्बत की ज़रूरत है, बाकी अल्लाह का दिया इनके पास सब कुछ है, सौलत को इनसे कोई तकलीफ़ ना होगी। नादिर साहब पढ़े लिखे, बहुत शाइस्ता और बच्चे भी अच्छे थे। शादी के बाद मैं लंदन चली गई, इन सब से प्यार मिला, किसी ने कोई तकलीफ़ ना दी। शादी के साल बाद अल्लाह ने मुझे भी बेटी से नवाज दिया। एक अपनी 3 मियाँ के 4 बच्चों की मैं माँ बन गई। नादिर की सबसे छोटी बहन कुछ अरसा कबल पाकिस्तान सेटल हो गई थी। इसने नादिर को सुनहरे ख्वाब दिखाए कि उमर दयारे गैर में गुजार दी है, मगर अपने वतन की क्या ही बात है। मेरी मानो तो तुम भी वतन लौट आओ, हम तो यहाँ बहुत खुश हैं, रुपया हो तो बिजनेस के भी बड़े चांस होते हैं, वारे नियारे हो जाते हैं। मियाँ का लड़का 18 साल और लड़कियां 15 और 16 की थीं। सभी ने फुप्पी के शौक दिलाने पर पाकिस्तान में रहने की चाह की तो नादिर बिमा फैमिली वतन लौट आए। यहाँ से गोया मेरा इम्तिहान शुरू हो गया। मियाँ ने बड़ी बेटी की शादी अपनी इसी बहन के बेटे से कर दी जो इनको वतन ले आई थी। बेटा और छोटी बेटी हमारे साथ थे। बच्चे सादा लो नादान थे जो जल्द दूसरों की बातों में आ जाते थे। अब जब भी वो किसी रिश्तेदार के घर जाते सभी इनको यहाँ यही कहते कि तुम्हारी सौतेली माँ है, इसलिए तुम लोगों का ज़्यादा ख्याल नहीं करती, तुम्हारे साथ इनका सलूक ठीक नहीं है, तुम लोग अपने वालिद से कुछ बोलते ही क्यों नहीं हो। बच्चों का क्या, वो भी दूसरों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए खूब जी भर कर माँ के खिलाफ बातें सुनते और बातें करते। तब वो रिश्तेदार नादिर से कहते कि बच्चों का ख्याल रखा करो, बीवी से इतनी जन मुरीदी ठीक नहीं है। नादिर घर बार छोड़कर वतन के शौक में आ तो गए थे, लेकिन अभी तक इनका जहन यहाँ सेट ना हुआ था। ऊपर से ऐसी बातों से वो बहुत डिस्टर्ब रहने लगे। घर खरीदा, गाड़ियाँ ली, कारोबार में रुपया लगाया, लेकिन वहाँ के कारोबारी उसूल और यहाँ के कुछ और थे। फिर लोगों का मूड मिजाज भी मुख्तलिफ था। कारोबार शुरू कर लिया लेकिन बात बनती नज़र ना आती थी। हालात बिजनेस को जमने ना देते थे, मगर कारोबार तो करना ही था। सारी पूंजी बिजनेस में और सेटल होने में लगा दी। दिन रात एक कर लिया, इधर बिजनेस की परेशानी, उधर रिश्तेदारों की फजूल बातें। ये बेचारे सख्त परेशान रहने लगे। और मज़ीद ये कि बच्चे अब पाकिस्तान आकर पछता रहे थे। वो वहाँ के माहौल के आदी हो चुके थे। बेटी जो फुप्पी की बहू बनी थी, इसके ससुराल में कुछ मसले मसाइल शुरू हो गए। गर्ज चार जानिब से परेशानियों ने घेर लिया था। अब नादिर को सोच आई कि ये क्या फ़ैसला कर लिया है। बहन के कहने में आकर अच्छा भला बिजनेस बना बनाया घर छोड़कर यहाँ क्यों आ गया मैं। बरसों बाद वहाँ बखूबी सेटल हुआ था, सब खुद ही उखाड़ पिछाड़ कर ये कदम उठा लिया। अब वापस जाऊँ तो कैसे जाऊँ। चलो अपना वतन है, एक रोज़ दुख सुख सहने के बाद कदम जमा ही लेंगे। बच्चों को भी समझाते कि जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, चंद बरस जमकर रह लो, फिर जब चाहो इंग्लैंड चले जाना। अभी मुझे मोहलत दो, जो काम कर रहा हूँ करने दो। मुझे तो अपना वतन ही पसंद था। बादिल नखवास्ता रह रही थी, मगर यहाँ आकर नन और इनके रिश्तेदारों ने ऐसा बच्चों के जहनों का सत्यानाश किया कि मुझे लगा कि इन लोगों ने हमसे कोई बैर निकाला है, जो इन मासूमों के जहनों को परागंदा कर दिया है। काश कि हम वहाँ ही रहते। यहाँ रिश्तेदारों ने तो जीना अजीरन कर दिया था। बच्चे भी रट लगाने लगे कि वापस इंग्लैंड चलो। इन्हीं बातों पर कुड़ कुड़ कर मैं और नादिर बीमार पड़ गए। मेरे शौहर हंसमुख थे, यहाँ आकर काफ़ी संजीदा हो गए। बच्चे अलग चिड़चिड़ेपन का शिकार थे। नादिर को तो जैसे अंदर ही अंदर घुन लग गया था। मैंने इसरार किया कि आप अपना चेकअप कराएं। चेकअप कराया, यहाँ इलाज से अफाका ना हुआ और भी तबीयत बिगड़ गई। जब डॉक्टरों की समझ में असल मर्ज ना आया तो वापसी की तैयारी बांधी। इंग्लैंड में इलाज शुरू हुआ, लेकिन शफा वहाँ भी ना मिली।
जब हालत ज़्यादा बिगड़ी मुझे फ़ोन करके बुलवा लिया। जल्दी में मैंने चंद जोड़े कपड़े सूटकेस में रखे और रवाना हो गई। मेरे वहाँ पहुँचने के 2 हफ्ते बाद नादिर वफ़ात पा गए और मैं परदेश में बेवा हो गई। बदख्वाहों के बन आई। नंदों और इनके रिश्तेदारों ने तरह तरह की बातें कहीं कि दिल ही मसल डाला। बच्चों को भी अपनी तरफ कर लिया। इनके बड़े भाई ने जायदाद का बंटवारा कर दिया। सब कुछ इनके पहले बच्चों को दे दिया और मुझसे कहा कि तुम्हारी बेटी का हिस्सा इसे इस वक्त मिलेगा जब वो 18 साल की होगी। तुम अब जहाँ चाहो जाकर रह सकती हो। भाई की जायदाद पर हम निगरां थे। तुम्हारा हिस्सा तुमको दे दिया जाएगा, मगर इस वक्त जब तुम यहाँ से कूच करोगी। ये सारे बहन भाई यहाँ इकट्ठे हो गए और मुझे तन्हा कर दिया। मैंने आफियत इसी में जानी कि इन लोगों से खुद किनारा कर लूँ, इससे पहले कि ये मुझ से या मेरी बेटी के लिए कोई मसला खड़ा कर दें। यहाँ बहन भाई सब अपने घरों में खुश थे। वो भी मुझसे अनजान बन गए। इनको मेरे दुख सुख से कोई इलाका ना रहा। मेरे हिस्से में जो थोड़ी सी रकम आई, इससे छोटा सा मकान खरीद लिया और बेटी के साथ मैं इसमें रहने लगी। काफ़ी अरसा मैंने अजाब सहे। शौहर की मौत का दुख अलग और बेचारगी और बेवगी का सदमा जुदा। मगर बेटी के लिए जीना था, सो जतन करके इसको पढ़ाया, परवान चढ़ाया। एक छोटी बच्ची के साथ किस तरह दिन गुजारे वो मैं ही जानती हूँ। अब समझ आई कि वालिदैन क्यों कहते थे पढ़ो कि इसी में आफियत है। इस वक्त इनकी बातें समझ में ना आती थी। यूँ लगता था सारी ज़िंदगी एक सी रहेगी, मगर नहीं, ज़िंदगी कभी एक सी नहीं रहती और ना ही वक्त सदा एक सा रहता है। इसमें मद्दोजज़र का आना लाजमी है। एक स्टोर पर मुलाजमत करती थी। मरियम को कभी पड़ोस में कभी किसी इदारे में छोड़ना पड़ता था। बिलाखिर मरियम बड़ी हो गई। अब वो बच्ची ना रही थी, पढ़ लिख कर एक समझदार दोशीज़ा का रूप धार चुकी थी। मुलाजमत को निकली तो कंपनी के मालिक को अच्छी लगी। अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और मुझसे राब्ता किया। मैंने भी अल्लाह पर भरोसा करके हाँ कर दी। यूँ इसके साथ मेरे भी नसीब खुल गए। इसकी शादी एक बिजनेसमैन के बेटे से हुई। वो एक शानदार महल नुमा घर में चली गई। भला अकेली माँ को कैसे तन्हा छोड़ देती। कुछ दिनों बाद मुझे भी साथ ले आई। यूँ मेरे दुखों के दिन तमाम हो गए। ये अपनी अपनी किस्मत है कि मेरी यतीम बच्ची का नसीब कुदरत ने सुनहरे हुरूफ से लिखा था, जिसको अभी तक बाप की जायदाद से तो कुछ न मिला, मगर शौहर की तरफ से दुनिया का सब ऐशो आराम मिल गया। मरियम के ससुर का बिजनेस बैरून मुल्क में था। ये अल्लाह का एहसान है कि जब मेरा दामाद लंदन गया, इसने वहाँ रहने का इरादा किया। मरियम ने भी तायद की और हम दोनों माँ बेटी, जो अपने रिश्तेदारों की डसी थीं, वहाँ ही रह गईं। अगर अपने वतन में होती तो शायद दर दर की ठोकरें खा रही होती, क्योंकि यहाँ वाले रिश्तेदार तो अब भी हमसे हसद करते थे। तभी तो रिश्तेदारों को अकरब खा गया है। आज भी हम बहुत ऐशो आराम से हैं। जब चाहे वतन आते हैं, जब चाहे लंदन जा रहते हैं। आज मरियम के पास इतना पैसा है कि वो चाहे तो इन जैसे रिश्तेदारों को 10 बार खरीद कर फेंक सकती है। मुझे भी अपने मरहूम शौहर की जायदाद की ज़रूरत नहीं रही। हम खुद ही अपने हक से दस्तबरदार हो गए हैं। खावन के पहले बच्चे अलबत्ता अब भी हमसे मिलते हैं। इनके दिलों में हमारे लिए कोई बुग़्ज़ नहीं है, बल्कि रिश्तेदारों के करीब रहकर अब भी वो इतने समझदार हो गए हैं कि इन्होंने दुनिया को समझ लिया है। वो हमारे पास रहने को तरजीह देते हैं और इनके साथ रहना पसंद नहीं करते। मैं भी कहती हूँ कि मेरे खावन के बच्चे मेरे बच्चे हैं। बच्चे मुझे माँ कहते हैं। मेरे लिए नादिर की निशानियाँ हैं। मुझे इनसे बहुत प्यार है। मैं अब तन्हा ना रही हूँ। खुदा का शुक्र है कि मेरा अपना एक अलग कुनबा है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।